हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम एसएसटी की अगली पाठ योजना बनाएंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान की अगली पाठ योजना बनाएंगे। पाठ योजना क्रमांक 56, लेसन प्लान नंबर 56। अभी तक हम इसके 55 लेसन प्लान बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा, और यदि नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए। वहाँ पे आपको विभिन्न सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट खोलकर आप प्रीवियस सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको क्रमांक डालना है, जो भी आपका क्रमांक है वो डालें। फिर उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में आपको बनाना होता है ब्लैक बोर्ड फिलिंग, जिसमें कि आप अपना नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, समय, कालखंड डालेंगे। जब आप कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड पर भी ये डालना होता है। इस तरीके से आपको डालना है। अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जैसे मैंने लिखा है। फिर लिखना है विद्यालय का नाम। हमने जेएमके पर डाला हुआ है तो हमने ये लिखा। आप जहाँ भी प्रेजेंटेशन करें उस विद्यालय का नाम लिखें। हो सकता है आपके महाविद्यालय में आपको प्रेजेंटेशन कराई जाए तो आपको यहाँ महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 7वीं का प्रकरण है। विषय है सामाजिक विज्ञान, उपविषय है इतिहास, प्रकरण है हमारा फिरोज की विजय। दिनांक जब आप प्रेजेंटेशन करें, समय 35 मिनट या 40 मिनट, जितने का भी आपका पीरियड लगता हो, और कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं। यहाँ पे प्रकरण हम कक्षा में जाते से ही नहीं डालते हैं, हम तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम फिरोज की विजय के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको ये डालना होता है। जब तक हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, बाकी सारा हम जाते से ही कक्षा में फिल कर देंगे। हमारा पहला पॉइंट होता है पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ लिखा हो पूर्व अनुसार, क्योंकि सभी जो सामाजिक विषय की जो सभी पाठ्य योजना है उसके लिए सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, कि हम सामाजिक विषय में के अंतर्गत इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या फिर आप हमारा फेसबुक पेज या ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आप वो लिखते हैं कि हम टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थी फिरोज तुगलक की विजय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी फिरोज की विजयों की तुलना अलाउद्दीन खिलजी की विजयों से कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के मानचित्र में विजय प्रदेशों को खोजने में समर्थ हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सहायक सामग्री के तौर पर मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे, इतिहास के मानचित्र का, जिसको देखकर वो इतिहास में कौन सा शहर अब किस नाम से पहले जाना जाता था, कहाँ पड़ता है वो क्षेत्र, वो सारी चीज़ें वो जान पाए। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ कथन विधि का, व्याख्या विधि का, प्रश्नोत्तर विधि का, और हम मानचित्र और चार्ट दिखाएंगे, यानी चार्ट वगैरह प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आता है सहायक सामग्री, यानी कि हम सहायता के तौर पर पाठ को रोचक बनाने के लिए जिस जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो हमको यहाँ लिखना है। तो समय रेखा, यानी मानचित्र, जो समय रेखा होती है कि इतने काल से इतने काल तक वो, और भारत का मानचित्र, तथा आवश्यक सामग्री के तौर पर हम लपेट, श्यामपट्ट, चौक, संकेतक आदि का इस्तेमाल करेंगे। आप और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पहले से क्या जानते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, वो हमको यहाँ लिखना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रश्न होंगे प्रस्तावना के वो होंगे। पूर्व ज्ञान आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो हम आगे की प्रस्तावना बनाते हैं वो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चों का पूर्व ज्ञान ही नहीं पता है तो प्रस्तावना प्रश्न आप किस आधार पर पूछेंगे। तो यहाँ पे जब हम फिरोज को पढ़ाते हैं तो यानी कि हमको पता है कि बच्चों को हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि उसी के आगे का हम बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर उनको वो बता चुके हैं। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन कर चुके हैं तथा वह तुगलक वंश के संस्थापक से अवगत है, यानी ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तावना। बहुत मेन पॉइंट होता है ये अच्छे से मान ली जाती, यदि अच्छे से निकल जाती है तो मान लिया जाता है कि आपका पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है वो सफलतापूर्वक हो गया है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है, ध्यान रखना है कि इसके बच्चे आंसर आपके दे पाए। मान लो नहीं दे पा रहे हैं तो आपको हिंट दे के निकलवाना है। तो ये थोड़ा आपके ऊपर भी है कि आप प्रेजेंटेशन कक्षा में कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, कॉलम बनाना है। पहला प्रश्न आप करेंगे तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी, तो बच्चे बताएंगे गियासुद्दीन तुगलक ने। फिर आप पूछेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो वो बताएंगे मोहम्मद बिन
तुगलक। फिर अगला प्रश्न करेंगे आप, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? क्योंकि जब हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाते हैं तभी हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, कुछ हम थ्योरी में भी आ जाता है कि उसका उत्तराधिकारी ये हुए। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक बच्चों को पता है। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि फिरोज तुगलक के विजयों के विषय में क्या जानते हो? तो अब ये उनको नहीं पता, हमको यही तो उन्हें पढ़ाना है कि फिरोज की विजय। तो हम उसी के साथ बोलेंगे उद्देश्य कथन की बच्चों, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है कि बच्चों आज हम फिरोज तुगलक के विजयों के विषय में अध्ययन करेंगे। और इसी समय, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि प्रकरण आप पहले से नहीं डालते हैं, तो इस समय आपको ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण डालना है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमको कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है फिरोज तुगलक का राज्यारोहण, राज्याभिषेक, या जो भी आप डाल सकते हैं। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। यहाँ पे हम समय रेखा प्रस्तुत करेंगे बच्चों को। विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी समय रेखा का अध्ययन कर उत्तर देंगे। हम समय रेखा में सारा डाला हुआ है कि कब से कब तक कौन से राजा बैठे हैं, तो बच्चे उसको देखकर बताएंगे कि फिरोज गद्दी पर कब बैठा, तो उत्तर बच्चे बताएंगे कि 1331 में। आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद साम्राज्य विस्तार से के लिए एक शासक क्या करता है? तो अन्य राज्यों को जीतता है। ये बच्चों को पता है क्योंकि वो इतिहास ही पढ़ रहे हैं। यही निरंतर चला आ रहा है इतिहास में कि अन्य राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाते हैं राजा। अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है बंगाल की विजय। फिर हम मानचित्र दिखाकर उनसे पूछेंगे कि बंगाल प्रांत प्रदर्शित कीजिए। बच्चे सीमा को मानचित्र में प्रदर्शित करके बताएंगे। फिर हम उनको छात्र अध्यापिका कथन द्वारा एक्सप्लेन करेंगे कि हाजी इलियास बंगाल का स्वतंत्र शासक था। उसने तिरहुत को अपने प्रदेश में मिलाने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया था। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर हम प्रमुख शिक्षण बिंदु जो भी निकल के आते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। आगे इसी तरीके से हम उन्हें पढ़ाएंगे। इस पर फिरोज ने 1353 में बंगाल पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से चला। उसके आने की सूचना पाकर इलियास इकदला के किले में चला गया और फिरोज ने उसका पीछा किया और उसे पराजित किया, परंतु उसने बंगाल को अपने राज्य में नहीं मिलाया। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी प्रमुख शिक्षण बिंदु निकल के आते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। अगला है जाजनगर की विजय। मानचित्र में आप फिर मानचित्र प्रस्तुत करके पूछेंगे, मानचित्र में जाजनगर को प्रदर्शित कीजिए। बच्चे बताएंगे जाजनगर की स्थिति आज किस राज्य में है, तो वो देख के बताएंगे उड़ीसा। फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि बंगाल से दिल्ली वापस आते समय फिरोज ने जाजनगर को जीतने का निश्चय किया। सर बजले हैग के अनुसार पुरी को जीतने के उद्देश्य से जाजनगर पर आक्रमण किया था उसने। फिरोज के आते ही जाजनगर का शासक भाग निकला था और तेलंगाना में शरण ली। फिरोज ने पुरी के मंदिरों को नष्ट किया। तो ये सारी थ्योरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो भी शिक्षण बिंदु प्रमुख निकल कर आते हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पर डालना है। फिर आप बच्चों से कुछ बौद्ध प्रश्न भी करते हैं। तो यहाँ प्रश्न करेंगे, आज भी पुरी क्यों प्रसिद्ध है? तो हिंदुओं के तीर्थ स्थानों के कारण बच्चे बताएंगे। छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप फिर से उन्हें समझाएंगे कि फिरोज ने जाजनगर के शासक को तेलंगाना से वापस बुलाया और उसके प्रतिवर्ष भेंट स्वीकार करके उसका आधे प्रदेश उसको वापस दे दिया। यानी कि कुछ पेंशन कह सकते हैं हम, कुछ राशि तय की कि साल भर में आपको ये देना पड़ेगा, और उसका राज्य यहाँ पर उसने वापस कर दिया। फिर बौद्ध प्रश्न करेंगे कि फिरोज ने जाजनगर के आक्रमण के समय किस स्थान के मंदिरों को नष्ट किया? तो बच्चे उत्तर देंगे। आपको वो विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है कि पुरी के मंदिरों, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे आप। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आप समझाएंगे नगरकोट की विजय। मानचित्र प्रस्तुत करके पूछेंगे आपकी मानचित्र में नगरकोट कहाँ स्थित है? बच्चे बताएंगे अध्ययन करके। नगरकोट क्यों प्रसिद्ध है? तो देवी मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न करेंगे कि मोहम्मद तुगलक ने नगरकोट को कब जीता? तो चित्र में देखकर बताएंगे वो मानचित्र में कि 1357 में। ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिखते जाएंगे। फिर छात्र अध्यापिका कथन द्वारा समझाएंगे कि नगरकोट मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में
के अंतिम दिनों में स्वतंत्र हो गया था। इस कारण फिरोज ने उसे पुनः जीतने के लिए आक्रमण किया। वहाँ के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने वहाँ के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदुओं को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, फिर बौद्ध प्रश्न करेंगे। नगर क्यों प्रसिद्ध था, तो देवी मंदिरों के कारण। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है सिंध की विजय। मानचित्र प्रस्तुत करके प्रश्न करेंगे कि मानचित्र में सिंध कहाँ स्थित है, तो विद्यार्थी बताएंगे देखकर। फिरोज ने सिंध पर कब आक्रमण किया, तो वो भी मानचित्र में देखकर बच्चे बताएंगे कि जो भी समय रेखा वाला चार्ट है वो देखकर बताएंगे कि 1361-62 ईस्वी में। फिर छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि 1331-32 में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया, परंतु इस समय अकाल और महामारी के कारण सुल्तान को अपनी 1/3 सेना से हाथ धोना पड़ा। इसी कारण उसने युद्ध नहीं किया और गुजरात की ओर चला गया, परंतु गुजरात की ओर जाते समय वह पथ भ्रष्ट हो गया। यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप विजय आक्रमण के बारे में ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। मानचित्र में गुजरात की स्थिति को स्पष्ट करेंगे यहाँ पे आप। इसके पश्चात उसने सिंध पर पुनः आक्रमण किया और वहाँ के शासक को संधि करने के लिए बाध्य किया। तो कब संधि की, वो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। फिर बौद्ध प्रश्न करेंगे कि फिरोज ने सिंध पर दोबारा आक्रमण कब किया, तो बच्चे बताएंगे कि 1363 में। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। आप चाहें तो यहाँ पर श्यामपट्ट प्रारूप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस पाठ्य योजना में नहीं लगाया, लेकिन आप पिछले में देख सकते हैं, मैंने बताया है। आपको ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करना है। आप ब्लैक कार्ड शीट को श्यामपट्ट के आकार में काटेंगे और उस पर सिल्वर पेन या वाइट पेंसिल से कुछ शिक्षण बिंदु लिख देंगे। टीवीएस वीडियो में देख लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न करते हैं हम जब पूरा प्रस्तुतिकरण हो जाता है, क्योंकि हमको देखना रहता है कि बच्चों ने हमारे द्वारा सिखाया हुआ कितना सीखा। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्न करेंगे। फिरोज तुगलक गद्दी पर कब बैठा, फिरोज ने बंगाल अभियान कब किया, जाज नगर वर्तमान के किस राज्य में स्थित है, फिरोज ने सिंध पर आक्रमण कब किया, नगर कोट क्यों प्रसिद्ध है। ये सारे हम बौद्ध प्रश्न करेंगे। बौद्ध प्रश्न बोल दिया मैंने। पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, ये प्रश्न जो आप बीच में बौद्ध प्रश्न करते हैं वो भी हो सकते हैं। इनको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें आप भूले ना, और बच्चों को जब पुनरावृत्ति कराएं तो आपका कक्षा से भी नियंत्रण नहीं जाएगा। उसके बाद आता है गृह कार्य। हम बच्चों को घर से कार्य करने के लिए जो देते हैं, आपको पिछले दिन का होमवर्क भी चेक करना है, नहीं तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। गृह कार्य में आप देंगे कि फिरोज की विजयों को 200 शब्दों में लिख कर लाइए। उसके बाद आता है टिप्पणी। यहाँ पर आपका जो भी पर्यवेक्षक होता है टिप्पणी देकर बताता है कि लेसन प्लान कैसा था, गुड था, बैड था, या और भी जो उनके सजेशन है वो सारे वो आपको यहाँ पर लिख कर बताएंगे। जैसे कि चार्ट अच्छा था, या आपने मानचित्र का उपयोग करके अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपकी आवाज़ अच्छी थी कक्षा में पढ़ाने के लिए, बच्चों पर नियंत्रण था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर बताएंगे। प्रस्तावना आपकी बहुत अच्छी थी, इस तरीके की चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो पर्यवेक्षक होता है वो टिप्पणी में देकर बताता है। इस पॉइंट को आप पर्यवेक्षक टिप्पणी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हस्ताक्षर के कॉलम। आपके हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और विषय शिक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।